सबसे पहला सवाल मैं खालिद चिश्ती साहब से करना चाहूँगी कि ईरान कितने अरसे तक ये जंग लड़ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईरान के पास हथियार आ कहाँ से रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया फरा और भट्ट साहब आपने इनवाइट किया है। जी देखिए, ईरान तो बहुत ज़्यादा अरसे से इंडिजनाइजेशन के काम कर रहा है, यानी वो खुद प्रोडक्शन की काबिलियत हासिल कर चुका है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुआ है पिछले 47 सालों में, जब से इन्होंने नई हुकूमत आई उनकी शाह फरहान के बाद से उन्होंने बहुत फोकस किया और बहुत ज़्यादा इनकी मैन पावर बाहर गई थी पीएचडीज वगैरह करने के लिए, और हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे भी, 19 तो शहीद हो गए थे पिछली जंग में, और अभी भी इनके पास केमिकल, बायोलॉजिकल और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर से पढ़ के लोग आते हैं। तो अब ईरान के पास जो स्टॉक पाइल है उसकी तो डेफिनेटली पिछली दफ़ा भी बात की थी, काफ़ी डिप्लीट हुआ है, लेकिन ईरान ने ये समझ लिया है कि उसने अपने लिए जंग सस्ती रखनी है और अपने दुश्मनों के लिए महंगी रखनी है या महंगी कर देनी है। अब मिसाल ये है कि जब वो शाहिद ड्रोन पे यहाँ से लॉन्च करता है, जो मिसाइल उसको करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट हमने कई दफ़ा डिस्कस किया 3 से 4 मिलियन डॉलर के हैं, जबकि शाहिद ड्रोन 15-20 हज़ार डॉलर का है। मैंने तो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं अगर मिलिट्री कमांडर हूँ, मैं तो चाहूँगा कि उसको हवा में इंटरसेप्ट करें बजाय ज़मीन पर। पता नहीं नुकसान होना है कि नहीं होना। ज़मीन पे आपका 4 मिलियन डॉलर, हवा में जब आप इंटरसेप्ट करेंगे गिरने से पहले, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका को जंग ओवरऑल बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन क्लोजिंग में ये ज़रूर कहना चाहूँगा फरा कि ये ईरान को ये देखना पड़ेगा कि जंग अमेरिका के लिए इतनी महंगी तो नहीं कर रहे कि एक रिटेलिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका पर एक और दफ़ा ऑब्लिगेशन बन जाए, और जो कि बन चुकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को जब भी आप इस तरह कॉर्नर किया करेंगे अपनी वॉर्ड ऑफ स्ट्रेटजी और लेडर ऑफ एस्केलेशन को बढ़ा के, उसकी जाहिर है कीमत ईरान के लोग देंगे। 20,000 के करीब डिस्ट्रक्शन की गई टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया पिछले जो 1 महीने तकरीबन 10 दिन तक जंग रही थी। तो ईरान को ये देखना पड़ेगा कि उसने लॉन्ग टर्म कोई अचीव ज़्यादा बेहतर करना है या इस शॉर्ट टर्म गेन ज़्यादा उनको लगता है। मुझे लगता है कि जो अब जो एस्केलेशन हो रही है, शॉर्ट टर्म ईरान को गेन लगेगी, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान होगा। टोटली एग्री खालिद साहब। बट साहब आप मुझे ये बताएं, जंग के हवाले से काबिल एहतराम फरा हाशमी साहबा, आज माजरत चाहता हूँ, ये जंग के हवाले से आप सवाल खालिद भाई से करें। मैं लाइटर मूड में हूँ थोड़ा सा आज, और आज ये हमारे खालिद भाई जो त्यारे उड़ाते हैं, आज ये जहाज़ नहीं सवाल हम उड़ाते हैं और जवाब खालिद भाई से ले लेते हैं। काबिल मोहतरम खालिद साहब, आप ये बताएं, हज़ारों फुट की बुलंदी से दुनिया को आपने देखा है, फ़ज़ाओं में फ़ैसले किए, एट द 11th आवर एक एक सेकंड में आपने डिसीजन किए, जंगी हिकमत अमली का हिस्सा रहे। आज आप और मैं ज़मीन पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ज़ाई या सिक्योरिटी चैलेंज आपकी निगाह में क्या है खालिद साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऑन गोइंग एक चैलेंज नहीं है। चैलेंजेस तो रोज़ाना होते हैं, लेकिन रोज़ाना एंटिसिपेट किया जाता है और फोरवॉर्न किया जाता है। और जाहिर है पहले से अब जिसको कहते हैं ना हेड्स अप पाक फ़िज़ाइया हमेशा से रही है, आज की नहीं है। एयर मार्शल असगर खान ने जब एयरफोर्स का पहला कमांड संभाला था 36 साल की उम्र में, जब वो एयर चीफ बन गए थे, क्योंकि उससे पहले रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स होती थी, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स हुई, तो उसके बाद एयर मार्शल नूर खान आ गए। तो चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं। बट सब कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ कि हमने तो आउट नंबर्ड ही लड़ना है। हम जब एयरफोर्स में कैडेट भर्ती होते हैं, वहाँ से हमें लेक्चर दिया जाता है, और जब तक हम रिटायर हैं हमें पता होता है कि हमने 1/3 एयरफोर्स हमारी तादाद में है। पिछली दफ़ा भी हमने मई 2025 में भी स्टील वर्सेस स्टील या जेट वर्सेस जेट या मिसाइल वर्सेस मिसाइल तो नहीं किया था। हमने तो काबिलियत की थी, हमने उन डोमेन में काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन में किया था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किया था, साइबर कमांड में किया था, सैटेलाइट में किया था, सरफेस टू एयर मिसाइल में बर्तरी हासिल की थी। तो इतनी डायमेंशन कैसे रातों रात तो नहीं हो जाती कि जब दुश्मन हमला करता है तो हम सोचने बैठे अब क्या करें। ये आपको पीस टाइम में करना पड़ता है। और अभी जो सरबराह हैं पाक फ़िज़ाइया के चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने फोर्सी किया था 2021 मार्च में, जब उन्होंने कमांड संभाली थी, कि हिंदुस्तान ने राफेल जहाज़ खरीद लिए हैं, उनके ऊपर तकरीबन 150 से पौने 200 किलोमीटर वाला मिसाइल लगा हुआ था, और हमारे पास तकरीबन 60-70 किलोमीटर था F-16 के ऊपर। तो इमेजिन करें, उनको तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की एज हासिल हो गई थी। और एज क्या है, मैं सिंपल कर देता हूँ, फर्स्ट लुक, लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी। दैट मीन्स वो पहले देखेगा, लॉक पहले करेगा और पहले मिसाइल फायर करेगा। वो हमने वापस रीगेन की थी। और इसी एंटिसिपेशन जिसका आप पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, हमें चैलेंज उस वक्त 2021 में भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमारे J-17 थंडर भी, ब्लॉक 3 भी आ चुके थे। J-10C हमने एक स्क्वाड्रन पूरा एस्टेब्लिश किया, डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज कर दिया। अभी भी तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पाक फ़िज़ाइया के मैं आपको गिन के बता सकता हूँ जो इस वक्त पाइपलाइन में है।
जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से और बॉर्डर पार हमारी सर्विलेंस होती है उसकी वजह से मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह ताला की मेहरबानी रहेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी। दुनिया की जो फ़ज़ाई जंगें हैं वो ड्रोन्स अब मिसाइलों की तरफ चली गई हैं, रवायती लड़ाका त्यारे जो है उनका दौर ख़त्म होता जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अभी भी पायलट की उतनी ही कुव्वत है या कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, मिसाइल की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाएगा? खालिद भाई देखिए, ऑल्टरनेट्स इसलिए आ गए हैं कि अब जंगे वो जीतेगा, पहली बात जो फोर्सी करेगा, दूसरी बात जो इकोनॉमिकल करेगा, यानी अपने लिए सस्ती रखेगा, दुश्मन के लिए महंगी रखेगा। अभी ईरान का, अमेरिका का देख लें, पाकिस्तान और इंडिया का देख लें, मई 2025 का देख लें, हमने क्या किया था, अपने लिए जंग इकोनॉमिकल रखी थी क्योंकि हमारे 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि जब हमने ड्रोन्स फेंके थे वो फाइटर जेट्स की कोलैबोरेशन में गए थे। दैट मीन्स हमारे ड्रोन जो हिंदुस्तान के फिर रहे थे आगरा तक पहुंचे हुए थे, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जिक्र भी किया है। तो आगरा तक वैसे तो नहीं रीच हो जाती रातों रात, आप प्लान, आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव आप दुश्मन को करेंगे इन्फ्लिक्ट डैमेज, अपने लिए सस्ता रखते हुए आने वाली जंगें ट्रांसफॉर्म होंगी। जितनी इंडिजनाइजेशन करेंगे खुद इनसारी होगी। आपने देखा 65 की जंग में, 71 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। फिर F-16 89 में जब सोवियत यूनियन चला गया अफगानिस्तान से, हमारे F-16 रोक लिए गए जिनके हमने पैसे दिए हुए थे। तो दुनिया में अब आप खुद इनसारी का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किया है, बट साहब 192 ममालिक दुनिया में हैं, सिर्फ कोई 11 या 12 ममालिक हैं जो फाइटर जेट बनाते हैं अपना, और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से है। एयरफोर्स ने 192 ममालिक, किसी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जेट नहीं बनाया सिवाय पाक फिजाइया के। तो ये इटसेल्फ चैलेंजेस हैं जो हमने फोर्सी किए थे। हमारी तमाम लीडरशिप जो इस प्रेजेंट एयर चीफ से पहले भी थी, उन्होंने फोर्सी करते हुए अपनी खुद इनसारी पर जोर दिया था, बजाय हम ब्लैकमेल हो या कोई भी हमारा प्लग निकाले तो हम कहेंगे हमारी टेक्नोलॉजी रुक गई है, अपडेट रुक गए हैं या ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं हो रही। खालिद भाई, मुसलसल मैं देख रहा हूं कि भारत जो है अपनी फ़ज़ाई ताकत में इजाफा करता जा रहा है, पैसे डॉलर लगाता जा रहा है। तो क्या समझते हैं आइंदा 5 साल में हमें किस शोबे पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे एरियाज होते हैं। मैंने पहले एक क्राइटेरिया अर्ज कर दिया कि आने वाले वक्तों में जितनी जंग आप अपने लिए इकोनॉमिकल रखेंगे, और पाकिस्तान खास तौर पर क्योंकि इकोनॉमी में भी हम हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, तो हम बजट वाइज भी मुकाबला नहीं करते। उनका तकरीबन 9-10 गुना हमसे बजट ज़्यादा है, उनके जहाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो जितना चाहें फ्लीट ऐड कर लेते हैं। हमने देखना होता है कि मिनिमाइज एक थ्रेट लेवल अपना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वही मेंटेन करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा कोई एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है, हमने कोई रीजनल हेजमनी नहीं करनी, हमने रीजनल मुल्कों को इन्फ्लुएंस और बुली नहीं करना। तो हम सेल्फ डिफेंस में ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ से हम प्लग करते हैं गैप, मैंने पिछले साल मई में भी आपसे अर्ज़ किया था, हम एक अपना फेथ जो हमारा है जिसकी वजह से शहादत के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2 हम करते हैं बेटर ट्रेनिंग से, और नंबर 3 करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम वहाँ बीट आउट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। खालिद भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल, आपने इतने बर्स जंगी जहाज उड़ाए, आपने ये मेरे अफगान भाइयों की मदद के लिए भी जहाज उड़ाते, रशिया को भगाते रहे, इनकी हेल्प करते रहे, वो लम्हे भी हमें याद है पुराने। आपको कोई ऐसा लम्हा याद है जब आप जहाज उड़ा रहे हो और आपको लगे यार आज वापसी मुश्किल है, आज आखिरी दिन है, कोई लम्हा ऐसा आया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फेथ बड़ा होता है बट साहब, क्योंकि तकरीबन जो इंजन आपके 4 फुट पीछे चल रहा होता है उसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उस इंजन का। तो वो तो रोज़ाना जब आप मिशन पे उड़ते हैं, जितने हज़ार घंटे उड़े हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो तो एवरी डे रिस्क होता है। लेकिन अब फिर आपको एक बिगर कॉज ध्यान में रखनी होती है कि आपको जो कौम आपको देख रही होती है। मैं पिछली जंग में भी लोगों ने कहा कि आपने पूछा था कैसा लगता है फाइटर जेट को उड़ाना, मैंने कहा जी चैलेंजिंग होता है, और ख़ास तौर पर जो जहाज़ है वो तो पेट्रोल से चलता है, लेकिन जो फाइटर पायलट या कोई भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन चलता है वो कौम की दुआओं और तवक्कुआत से चलता है। बिल्कुल, और भट्ट साहब ने तो मुझे रोक दिया कि अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में ना बात करूं, लेकिन आखिरी सवाल मैं फिर आपसे खालिद साहब इसी के हवाले से पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कि अब जो अमेरिका के हमले हैं वो पाकिस्तान के सरहद के पास हमने देखे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग बंदी ना हुई या पीस टॉक काम नहीं किया गया, तो क्या पाकिस्तान को किसी तरह के खतरे का सामना है या पाकिस्तान को अब स्टैंड लेना होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है अमेरिका को भी क्लैरिटी है कि हम एक स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हैं, मिलिटरीली भी और रिजॉल्व वाइज भी। ईरान को भी क्लियर है, तो वो हमारे बॉर्डर को तो भी मैं कोई ख़तरा ऐसा नहीं देख रहा। नंबर 2 जो आप कह रही हैं कि हमें करना क्या है,
बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इस है कि कई महीनों से हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत कंट्रीब्यूट किया पीस के लिए। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज आ सकता है कि जो सऊदी अरब की तरफ आपने देखा ह्यूतीज़ ने हमले किए हैं, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे पता लगा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है ईरान को कि हमारी सेंसिटिविटी है, ऑब्लिगेशन है और म्यूचुअल ट्रस्ट सऊदी अरब के साथ ऐसा है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर मजबूरी हो जाएगी कि प्रोटेक्शन के लिए आना। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे, और मुझे यकीन है कि गुड सेंस प्रिवेल करेगी कि ईरान भी इसको एस्केलेट नहीं करेगा। और आखिरी में अर्ज़ करता चलूँ कि ईरान को अब देखना पड़ेगा कि कहाँ तक उसने जीसीसी और अरब ममालिक को जो जंग के दौरान ऑफेंड किया था, दैट मीन्स उसके लिए अनकंफर्टेबल किया था और ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था। मेरा ख्याल ये था कि ये टाइम उसको ब्रिज करने का था ताकि अमेरिका यहाँ से चला जाए अगर वो ईरान के बकौल जो चाहता है। लेकिन जितना आप इनसिक्योर करेंगे अरब ममालिक को, खास तौर पर जो नेबरहुड है, उतना ही ज़्यादा उनकी वापस डिपेंडेंसी हो जाएगी अमेरिका पर और वो चाहेंगे कि यहाँ रहें। और अगर अमेरिका यहाँ है तो उसका मतलब है इजराइल भी यहाँ है। लेकिन खालिद साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बस आखिरी हम ले करके ब्रेक की तरफ जाएंगे कि ये क्या ईरान के पास अभी आप देख रहे हैं कि वो MQ-9 को गिराने की उसके अंदर इस्तात है? जी, उन्होंने इनोवेशन लगाई है काफ़ी। मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने चैनल पे और उसमें मैंने ये टाइटल एक बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, उसका टाइटल यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। बिल्कुल उन्होंने टेक्नोलॉजी है, उस पर तो आप एक प्रोग्राम पूरा करें तो मैं शायद टाइम आपका कंज्यूम कर जाऊँगा। लेकिन शॉर्टली उन्होंने एक इनोवेशन ट्रायंगुलेशन का एक लगाया था जिसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स इंटीग्रेट किए जाते हैं जिससे उनको पोजीशन पता लगती है, चाहे वो F-35 हो या ड्रोन हो या F-35 हो। फिर वो प्रॉक्सिमिटी लगाते हैं, फायर करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल चलाते हैं, जिसने ये डिस्ट्रक्शन करा है। जो मेरा नॉलेज है उसमें भी मैंने यही कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेरीफाई भी किया था ऑथेंटिसिटी उसकी, तो वो ऑथेंटिक है। अभी उनके पास भी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। ये नहीं कह सकते कि ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है या इतना सस्टेन और सर्वाइव कर चुका है कि हर आने वाली थ्रेट को करते हैं। ये ऑनगोइंग होता है और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मोस्टली वो एंगेज कर रहे हैं।